नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और कैसे हैं आप लोग। अर्थव्यवस्था की जो क्लास चल रही है ये सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए क्लास चल रही है, ठीक है ना। हमने एक टॉपिक खत्म भी कर दिया है, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। उसमें पूरा अपने डिटेल से देखा है समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को, है ना। इसके अलावा उच्च लागत की अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, संकट, पूरा डिटेल से देखा है। मेरा ये मानना है कि उसको आप देखने के बाद ही ये क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इतना ही नहीं, हमने जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में क्या कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे गए हैं उसको भी पूरी तरह डिस्कस कर लिया है। आ जाते हैं राष्ट्रीय आय पे। मैं आपको बताते चलूं कि पूरी अर्थव्यवस्था का सबसे कोर टॉपिक जो आज का है वो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, ठीक है ना। इसमें तमाम चीजें हम देखेंगे, पूरा जीडीपी देखेंगे, जीएनपी देखेंगे, एनएनपी देखेंगे, ठीक है ना। लागत मूल्य देखेंगे, मार्केट मूल्य देखेंगे, सब कुछ इसमें पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो आते हैं, फिलहाल शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय आय से देश की अर्थव्यवस्था के आकार, देखिए ध्यान से, कि राष्ट्रीय आय से देश की अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना भैया। हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कई फैक्टर पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहते हैं, इसको जीडीपी कहते हैं। अब जब भी देखिए, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां पर भी बार बार आपको जीडीपी शब्द यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर आप जो है आम बोलचाल भाषा में जब इकोनॉमी फैक्टर की बात करते हैं तो बताते हैं कि भाई इंडिया की जीडीपी इतनी ग्रोथ रेट पे है या इंडिया की टोटल जीडीपी इतनी है। तो ये सब सारा चीज आप जो है आम जनजीवन में भी अपने अपने जो है डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ अपने जो है सब्जेक्ट में भी आप इस्तेमाल ही करते हैं, ठीक है। आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, सकल घरेलू उत्पाद पे। तो इसको समझते हैं कि आखिर है ये क्या। कि ध्यान से सुनिएगा, जो जीडीपी आपकी है वो कह रहा है कि एक देश की घरेलू सीमा, ठीक है ना। ये आपका की पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान से बैठा लीजिएगा दिमाग में कि ये की पॉइंट है। एक देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष, ये भी की पॉइंट है। एक देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी, एक की पॉइंट है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। तो यहाँ की पॉइंट क्या क्या मिला कि कोई देश है उसकी जो घरेलू सीमा है उसके भीतर एक निश्चित समय या वित्तीय वर्ष में, ठीक है ना, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, उत्पादन किसका होगा, वस्तुओं एवं सेवाओं का होगा, और इसका जो बाजार मूल्य का समग्र योग होगा वही क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अभी नहीं समझ में आया, अभी और समझ में आएगा। जीडीपी से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें हैं, उसको जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमको जीडीपी पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मेरा यही कहना है कि भाई किसी देश की घरेलू सीमा होती है, ठीक है ना, किसी देश की घरेलू सीमा होती है, उस घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में, ऐसे समझिए कि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है, ठीक है ना। अब इससे जुड़ी कुछ आवश्यक बातें हैं, उसको ध्यान में रख लेते हैं तब और बेहतर हमको समझ में आ जाएगा। पहला क्या है कि घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा, जैसे समुद्री सीमा, वायुमंडलीय सीमा, स्थलीय सीमा और दूतावास, यही आपकी जो है क्या है, घरेलू सीमा है। एक बार और सुनिए, जो आपकी घरेलू सीमा है उसको हम भौगोलिक सीमा से भी डिनोट करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, समुद्री सीमा, वायुमंडलीय सीमा, स्थलीय सीमा और दूतावास। जैसे भारत का अगर दूतावास अमेरिका में होगा तो अमेरिका में जो भारत का दूतावास है वो भी भारत की किसमें शामिल होगा, भारत की घरेलू सीमा में। तो इनके भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। इसको और थोड़ा सा फैक्टर हम समझते हैं। जीडीपी की आवश्यक बातों में एक और तथ्य हम ध्यान में रखते हैं, दूसरा है क्या कि जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है जो देश की घरेलू सीमा में होता है, भले ही उस उत्पादन में किसी विदेशी शासन की भूमिका क्यों ना हो। अब समझिएगा बात, ये अपना प्यारा सा भारत है, इस प्यारे से भारत में आप देखेंगे इंडियन भी काम कर रहे हैं और विदेशी भी काम कर रहे हैं। भैया चाहे इंडियन काम करें या विदेशी काम करें, दोनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा ना, उस उत्पादन का जो अंतरिम मौद्रिक मूल्य का समग्र योग होगा वही आपका जीडीपी होगा। लेकिन लेकिन और ध्यान से सुनिए कि ये जो अपना प्यारा सा भारत है इसमें कई देशों के दूतावास हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में भारत का भी दूतावास है। जो जो दूतावास होता है उस देश की घरेलू सीमा के भीतर आता है, ठीक है ना। जैसे भारत में जो अमेरिका का दूतावास है ये अमेरिका की घरेलू सीमा का हिस्सा होगा, ऐसे ही अमेरिका में जो भारतीय दूतावास है ये भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा होगा। तो अमेरिका में जो भारतीय दूतावास है ये भारत के घरेलू सीमा का हिस्सा होगा, तो यहां पर जो उत्पादन होगा वो भारत के जीडीपी में शामिल किया जाएगा। ऐसे ही
भारत में जो अमेरिका का दूतावास है वो अमेरिका की जो है घरेलू सीमा का हिस्सा होगा, और वो क्या किया जाएगा, अमेरिका की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको जब हम जीएनपी पढ़ेंगे ना तो वहां पे और क्लियर कट करेंगे उदाहरण दे करके। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट जो है, क्या आवश्यक बातें ध्यान में रखनी है कि जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं मतलब कि मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हम दोहरी गणना से जो है बच सकें, मतलब दोहरी गणना से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा ध्यान दें कि उदाहरण के तौर पर संपूर्ण स्मार्टफोन के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है, ना कि स्मार्टफोन में लगे पार्ट्स को। ठीक है ना, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे गेहूं आपके पास है, ठीक है ना भैया, गेहूं है, गेहूं से आपने आटा बनाया, आटा से आपने क्या बनाया, ब्रेड बनाया। अंतिम वस्तु क्या हो रही है, गेहूं से आपने आटा बनाया, आटा से आपने क्या बनाया, ब्रेड बनाया, तो अंतिम वस्तु आपकी ब्रेड हो रही है। और ब्रेड जो है ये अंतिम अवस्था है। अब इसका मूल्य आपने कितना रखा, कितना आया, ब्रेड का मूल्य 20 रुपया आया, ये अंतिम आपका मूल्य। लेकिन जो गेहूं की प्रारंभिक कीमत थी वो 10 रुपया थी। फिर आपने आटा पे लाया तो आटे की कीमत कितनी हुई, 12 रुपया। फिर आटे से जब आपने ब्रेड बनाया तो कीमत कितनी हुई, 20 रुपया। ये जो 20 रुपया आया है, अंतिम अवस्था में आया है ब्रेड, तो इसकी कीमत कितनी आई है, 20 रुपया। यही आपकी किसमें शामिल किया जाएगा, भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा, यही जीडीपी में शामिल किया जाएगा। ठीक है ना, ये नहीं, अगर समझिए बात ना कि भाई ब्रेड में तो जो है गेहूं और आटा दोनों शामिल हो गया है ना, भाई बिना आटा के तो ब्रेड बना नहीं है, तो ऑलरेडी इसमें शामिल ही है। बाद में अगर आप फिर ऐड ऑन करते हो 12 रुपया ये, 10 रुपया ये, तो 12 10 22 10 32 रुपया हो जाएगा। तो ये जो है दोहरी गणना हो जाएगी। इसी से बचने के लिए हम अंतिम जो है वस्तु को या उत्पाद को शामिल करते हैं जीडीपी में। ठीक है ना, क्या आवश्यक बात हमको ध्यान में रखनी है कि यदि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बजाय सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित करना हो तो इसका एक विकल्प हो सकता है। क्या विकल्प हो सकता है कि उत्पादन की अलग अलग अवस्थाओं पर होने वाले मूल्य संवर्धन मतलब वैल्यू एडेड को आपस में जोड़ लिया जाए। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ जीडीपी पर जाने के लिए हमको जीबीए को आधार बनाया जाता है। जैसे आप वही एग्जांपल लीजिए कि गेहूं का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 10 रुपया। आपने आटा बनाया तो कितना हो गया, 12 रुपया। आटा से आपने ब्रेड बनाया तो कितना हो गया, अंतिम मूल्य इसका 20 रुपया। एक ब्रेड एक अंतिम अवस्था है, अंतिम मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया। तो मैं कह रहा हूं कि जीडीपी में आप डायरेक्ट शामिल कर लीजिए, या तो 20 रुपया, या तो एक काम करिए कि जो आपका गेहूं का प्रारंभिक मूल्य था ना, कितना था, 10 रुपया। तो गेहूं से जब आप आटा पे गए तो कितना वैल्यू एडेड हुआ, 2 रुपया। आटा से जब आप ब्रेड पे जाते हैं तो कितना वैल्यू एडेड होता है, 12 से 20 पे जाते हैं तो कितना वैल्यू एडेड हुआ, 8 रुपया। तो एक काम करिए, अब प्रारंभिक मूल्य में जो वैल्यू एडेड है उसी को शामिल कर लीजिए। जैसे प्रारंभिक मूल्य 10 रुपया था, वैल्यू एडेड फिर आपने किया 2 रुपया, फिर वैल्यू एडेड आपने कितना किया, 8 रुपया। अब इनको सारे को जोड़ेंगे तो 20 रुपया लास्ट में आपका आएगा। या तो इस प्रकार आप जो है माथा पच्ची करिए, या तो डायरेक्टली आप एक काम करिए कि अंतिम जो वस्तु है उसी के अंतिम मूल्य को जोड़ लीजिए जीडीपी में। ठीक ना भैया, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। जब हम जीएनपी पढ़ाएंगे थोड़ा सा तुलना करेंगे तो और क्लियर कट ये होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आपको आवश्यक बात कौन सी ध्यान में रखनी है कि जीडीपी को एक समयावधि के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो सामान्यतया 1 वर्ष का। हमने बताया कि एक वित्तीय वर्ष में मतलब एक निश्चित सीमा, या एक कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन किया जाता है वस्तुओं एवं सेवाओं का, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य। ठीक है ना, तो एक वित्तीय वर्ष कह सकते हैं या एक निश्चित सीमा कह सकते हैं। एक बात हमको ध्यान में रखनी है, एक और बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो जीडीपी का मूल्य होता है ना, वो बाजार मूल्यों पर जो है किया जाता है। जीडीपी का मूल्य बाजार मूल्यों पर किया जाता है। ठीक है, तो एक आपका लागत मूल्य होता है, एक आपका बाजार मूल्य होता है। लागत मूल्य क्या होता है, जो वस्तु को बनाने में जो लागत आई है, लागत मूल्य। अभी सामान्य सा यही समझिए, पूरा डिटेल से चलेगा क्लास। अब उसी में जब हम मार्केट में उतारते हैं, बाजार में लाने पर हम क्या जोड़ते हैं, उसमें टैक्स जोड़ देते हैं। तो लागत मूल्य मतलब कि जो लगने में, जो बनाने में लगने वाली लागत है, उसको लागत मूल्य। फिर जब हम मार्केट में उतारते हैं तो टैक्स के साथ उतारते हैं ना, तो जब दोनों को जोड़ देते हैं तो वही क्या कहलाता है, बाजार प्राइस या मार्केट प्राइस। ठीक है ना, बाजार मूल्य। तो इसी पर हम क्या करते हैं, जीडीपी की गणना करते हैं। अब बाकी कल आपका जीएनपी चलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।